नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से हम रोज सुबह 7 बजे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपके सामने लेके आते हैं। उस टॉपिक से रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब के बारे में हम चर्चा करते हैं और इस टॉपिक को जो है वो हम अच्छी तरीके से फिनिश करते हैं। इसी तरीके से आज के हमारे पास में दोस्तों क्लास रहेगी, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि ये जो है वो हमारे पास में नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन का टॉपिक है। टॉपिक जो है वो हमारे पास में बिल्कुल छोटा है, नो डाउट, ठीक है। लेकिन यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन निकल के आते हैं उन सब के बारे में चर्चा करते हैं। ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टॉपिक होते हैं नर्सिंग एजुकेशन में, नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में एंड नर्सिंग रिसर्च में, जिन पे जो हो बेसिकली बच्चे जो हो ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम आती है तो जो नर्सिंग रिसर्च है, नर्सिंग एजुकेशन है और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तीन ऐसे जो है वो सब्जेक्ट होते हैं जिसपे कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता है। हालांकि इनसे क्वेश्चन बहुत कम निकल के आते हैं, लेकिन मेरे सिर्फ कहने का मतलब यही है कि जहाँ पे कोई नहीं जा रहा उस चीज़ को जो है वो टारगेट करो और जो इनमें छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उनको आप फटाफट गेन कीजिए। मैं कह रहा हूँ कि अगर तीनों सब्जेक्ट को अगर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में डिस्कस करोगे तो मुश्किल से 10 टॉपिक मिलेंगे। उन 10 टॉपिक को फिनिश कर लो तो कम से कम अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपका सही जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम अगर आप हमारे साथ में जुड़े हुए हैं तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जो जो इम्पोर्टेंट है वो सारी चीज़ें हम लेंगे। जैसे नर्सिंग एजुकेशन का एविएट्स था वो मैंने ले रखा है, लर्निंग की स्टेप थी वो मैंने आपको ले रखा है। नर्सिंग रिसर्च के जितने भी आएंगे जैसे हाइपोथेसिस वगैरह उनको भी हम बहुत जल्दी जो हो यहाँ पे लेंगे। हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग वगैरह इनको हम लेंगे। तो जो जो इम्पोर्टेंट है नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे हमारे पास में ये टॉपिक आ गया, तो जो जो इम्पोर्टेंट है हम टीएनसी बुलेट सीरीज के माध्यम से जो है वो करवाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों हमने आपको न्यू ईयर के टाइम पे वादा किया था कि 1 जनवरी को हमने वादा किया था, और वादे की अहमियत देखे दोस्तों, ठीक है। वादे की अहमियत देखिए, हमने न्यू ईयर पे वादा किया था कि हम रोज आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से अच्छा जो है वो नॉलेज प्रदान करने की कोशिश करेंगे। 1 जनवरी 2025 से हमने शुरुआत की थी, रोज सुबह देंगे और आज तक हम देते आए हैं, ठीक है। 215-16 नंबर की क्लास हो चुकी है, आज तक हम देते आए हैं बिना रुके बिना थके, वही टाइमिंग। न हमने टाइमिंग चेंज किया, न हमने जो है वो अपना वादा भूला। 1 जनवरी 2025 से जो है वो शुरुआत की थी और हमने कहा था कि पूरे साल चलाएंगे। 31 जनवरी 2025 तक तो हम चलाएंगे। उसके बाद ऐसा नहीं है कि ये खत्म हो जाएगी, हाँ बिल्कुल ये खत्म हो जाएगी, लेकिन इसका दूसरा प्रारूप उससे भी अच्छा जो है वो रूप निकल के आएगा। क्योंकि हम आपकी भलाई, हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। क्लियर है? तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप जो हो कंटिन्यू लीजिए, रोज सुबह 7 बजे नहीं ले पाते हैं आप दिन में ले लीजिए। एक टॉपिक को एक ही दिन जो है वो फिनिश कीजिए। जब मैं रोज क्लास ले सकता हूं तो आप रोज एक टॉपिक क्लियर नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो दोस्तों। करत करत अभ्यास के जड़ में होत सुजान, रसी आवत जावत है सील पड़त निशान। सब चीजें करवाएंगे। टॉपिक आप बताइएगा उसको भी हम लेंगे। जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रखे हैं उसको भी मैं करवाऊंगा। आपकी तरफ से मुझे सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजें चाहिए। एक, आपके कमेंट्स जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। सेकंड चीज, आप जो है वो नोट्स बनाइए, शॉर्टकट में नोट्स बनाइए। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज करके कहते हैं, वीडियो बना के भेजते हैं कि सर हमने इस तरीके से जो है वो नोट्स बनाए हैं। बहुत अच्छी बात है, अच्छा भी लगता है, बनाइए बिल्कुल उस तरीके से। जो जो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट करने का होता है मैं बच्चों को जरूर बता देता हूँ। इससे क्या होगा दोस्तों कि जब आपके पास में एग्जाम नज़दीक आ जाएगी या एग्जाम सर पे आ जाती है तो 365 टॉपिक को पढ़ना एक दिन में पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास में प्रॉपर नोट्स बने हुए हैं तो बहुत जल्दी आप उनको जो है वो रिवाइज कर सकते हो। क्लियर है? तो आप नोट्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती है या कोई भी प्रॉब्लम आती है आप बताइए, मैं उसको जो है वो सॉल्व करूंगा। अब हम ले लेते हैं हमारे पास में क्लास को, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है उसको हम लेते हैं। क्वेश्चन आंसर की बात करें तो दोस्तों इससे क्वेश्चन आंसर जो है वो निकल के आते हैं बेसिकली इसके फुल फॉर्म पे। यानी कि जो एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट है उसकी शॉर्ट फॉर्म आती है हमारे पास में पोस्ट कॉर्म, ठीक है। ये पोस्ट कॉर्म में हमारे पास में टोटली जो है वो 8 स्टेप आती है जिसके अंदर अंदर हम जो है वो मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो किया जाता है जिसको हम एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट के नाम जानते हैं। यानी कि मैनेजमेंट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं वो सारी चीजें, तो इनको पोस्ट कोर के नाम से जो है वो जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है पोस्ट कोर की फुल फॉर्म क्या होती है,
एग्जाम में पूछा था, इसके अंदर पर्टिकुलर किसी को भी लेके पूछ लिया जाता है कि पहली स्टेप कौन सी होती है, सेकंड स्टेप कौन सी होती है, ये पूछ लेते हैं। देन उसके बाद ये जो हमारे पास में पोस्ट ग्रुप की प्रोसेस है वो किस तरीके से है, चेन में है या हमारे पास में जो है वो कंटिन्यूस साइक्लिक प्रोसेस है या स्ट्रेट है। देन उसमें पूछा जाता है कि पोस्ट कॉर्ब जो है वो किसने दिया था, कब दिया था, किस लिए दिया था। तो ये छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं और बच्चे जो है इसमें कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ कि स्टाफिंग में क्या आता है, तो बच्चों को देखा जाए तो स्टाफिंग में वो नहीं बता पाएंगे। जो बच्चे ऑलरेडी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनको तो ये चीज़ पता होगी, लेकिन हर कोई ये चीज़ नहीं बता पाएगा। ठीक है, इसके अंदर शॉर्ट टर्म भी देते हैं। ठीक है, कि इसमें जो है वो कौन से या कोई भी जो है वो सिचुएशन दे दी जाएगी कि ये कौन सी किसके अंदर आता है, ये रिपोर्टिंग के अंदर आएगा या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा या डायरेक्टिंग के अंदर आएगा। ठीक है, तो कंडीशन देखे कि बहुत सारे लोग जो है वो अपने टीम को जो है वो रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं तो वो किस में जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद अगर किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस में जाएगा, तो वो कोऑर्डिनेटिंग में जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम इनको पूरा डिटेल से जो है वो समझाएंगे ताकि इन फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो 1 बाय 1 करके लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो दोस्तों लेते हैं पोस्ट कोर। पहली चीज हमारे पास में दैट इज कॉल्ड व्हाट इज पोस्ट कोर्ब। ठीक है, पोस्ट कोर्ब जो है वो क्या है? तो दोस्तों पोस्ट कोर्ब जो है वो हमारे पास में एलिमेंट्स हैं किसके, मैनेजमेंट के, यानी कि मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे नर्सिंग प्रोसेस के एलिमेंट्स थे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट था, देन नर्सिंग डायग्नोसिस था, इंटरवेंशन था, इवोल्यूशन था। ठीक है, इंटरप्रिटेशन, इम्प्लीमेंटेशन था एंड इवोल्यूशन था। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो इसी तरीके से हमारे पास में जो है वो पोस्ट कोर्ब जो है वो क्या आता है, एलिमेंट्स आते हैं। तो दोस्तों पोस्ट कोर्ब जो है वो इसको हम ले लेते हैं। तो पोस्ट कोर्ब इज ए फेमस मैनेजमेंट कंसेप्ट इंट्रोड्यूस बाय लूथर ग्यूलिक इन 1937 टू डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ ए मैनेजर और ए एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि पोस्ट कोर्ब क्या है, पोस्ट कोर्ब जो है वो हमारे पास में फेमस मैनेजमेंट कंसेप्ट का जो है वो क्राइटेरिया है, यानी कि जो हमारे पास में किस तरीके से हम मैनेजमेंट कर सकते हैं उसका जो है वो कंसेप्ट है, जो कि सबसे पहले 1937 में 1937 में लूथर ग्यूलिक ने दिया था। ध्यान रखना ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछा गया है कि पोस्ट कोर्ब जो है वो किसने दिया था। तो दोस्तों पोस्ट कोर्ब जो है वो लूथर ग्यूलिक ने दिया था, 1937 में दिया था। और ये बेसिकली जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, ये फंक्शन ऑफ मैनेजर, मैनेजर के क्या क्या फंक्शन है या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फंक्शन है। भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अब ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये भी चीज है। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे पास में जैसे कोई संस्था है, ठीक है, उसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एम्स एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें हमारे पास में मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन के क्या क्या फंक्शन है। तो देखा होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन पावर में हमारे पास में डायरेक्टर आता है, डीडीए आता है। छोटे हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पे मेडिकल सुपरिटेंडेंट आता है। तो वो सारी चीजें जो है वो क्या करता है, प्लानिंग करता है, स्टाफ लगाता है, देन उसके बाद उनको देखता है, रिपोर्टिंग करता है, बजट की भी आवश्यकता होती है। तो ये सारी चीजें, सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 करके जो है वो हम डिस्कस करते हैं। तो देन each letter of post code stand for key elements of administrative management। यानी कि यहाँ पे हर एक वर्ड का जो है वो एक अलग मीनिंग है। ये आपको बताइए, जैसे P का अलग आएगा, O का अलग आएगा, S का अलग आएगा, D का आएगा, C का अलग आएगा, सबका 1 बाय 1 करके जो है हम डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में पोस्ट कोड की फुल फॉर्म, और ये बिल्कुल साइक्लिक प्रोसेस है। ये देखो यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे मान लो हम शुरू करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास में पोस्ट कोर की जो है वो प्रॉपर साइक्लिंग जो है वो प्रोसेस है। जैसे हम यहाँ से शुरुआत करते हैं प्लानिंग से, देन उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, देन स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग, बजटिंग, ये सारी चीजें आएगी। तो ये हमारे पास में आएगा। अब पोस्ट कोर की हम फुल फॉर्म लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में इसका थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन भी दूंगा, हालांकि आगे पूरा डिटेल का डिस्क्रिप्शन हमारे पास में आएगा। लेकिन जो मैं वर्ड बोल रहा हूं दोस्तों, लिखने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो मैं अभी वर्ड बोलूंगा उसको आप कंठस्थ याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वही उसका की पॉइंट है। क्योंकि जो अप्लाइड क्वेश्चन आएंगे ना, कोई भी सिनेरियो देखिए क्वेश्चन आएंगे कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, यानी कि ये प्लानिंग की है या स्टाफिंग की है या रिपोर्टिंग की है या कोऑर्डिनेटिंग की है, तो वहां पे आपको जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो पी जो है वो किसके लिए स्टैंड होता है, पी होता है प्लानिंग के लिए। प्लानिंग कैसे, प्लानिंग जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं, जैसे मैं एक चीज की प्लानिंग करता हूं, जैसे अपने हॉस्पिटल की प्लानिंग कर लेता हूं। जैसे मान लो मैं कोई डायरेक्टर हूं और उसकी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में ये है
कि कौन सा वार्ड किस तरीके से खोला जाए, किस तरीके से ट्रॉमा यूनिट बनाई जाए, कहाँ पे ट्रॉमा यूनिट बनाई जाए, कितने पेशेंट ऑलरेडी जो है वो ओपीडी का टारगेट होना चाहिए, कितना आईपीडी का टारगेट होना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं प्लानिंग करूंगा। ठीक है, पूरी चीज़ की प्लानिंग करूंगा, कहाँ पे ओटी होनी चाहिए, कहाँ पे जो है वो आईसीयू होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं ओटी बना दी, कहीं आईसीयू बना दिया, ओटी और आईसीयू के बीच में बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट है। ठीक है, हमने इमरजेंसी डिपार्टमेंट बनाया 4th फ्लोर पे, तो तो इस तरीके से जो है वो नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए प्रॉपर जो है वो गोल्स की सेटिंग होनी चाहिए एंड आउटलाइन एक्शन तैयार कर लेना चाहिए। सॉरी, किस तरीके से कहाँ पे कौन सी चीज आनी चाहिए, उन सब की प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए। ठीक है, जो जो गोल है कि इस साल के अंदर जो जैसे हमने गोल रखा है कि इस साल के अंदर हमारा सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, इस तरीके से हम हर 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, इतने में हम जो है वो एमसीक्यू सोल्व करेंगे और इतने घंटे इस तरीके से लाइब्रेरी में देखेंगे। तो वो हो गया हमारे पास में प्लानिंग। वो आता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग आता है अरेंज टास्क। ठीक है, पीपुल्स को, उनको रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करेंगे। एक कहते हैं ना कि एक चना जो है वो बाहर नहीं फोड़ सकता। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को जो है अरेंजमेंट किया जाता है, अलग अलग लोगों को इकट्ठा किया जाता है कि ठीक है कि डॉक्टर्स की टीम अलग है, नर्सिंग की टीम अलग है, एमआरडी टीम अलग है, टेक्नीशियन टीम अलग है। तो इस तरीके से सबको जो है वो टास्क, पीपुल्स और रिसोर्सेज, रिसोर्सेज भी चाहिए। ठीक है, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, एम्बुलेंस होनी चाहिए, इतने इक्विपमेंट होने चाहिए, इतने वेंटिलेटर होने चाहिए, तो वो सब चीज़ों का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट करेंगे। नेक्स्ट एज फोर आता है स्टाफिंग, ऑफ कोर्स। ठीक है, स्टाफिंग को कैसे लेना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से हायर करना चाहिए, किस तरीके से प्रोटोकॉल होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर आपने सही स्टाफ को हायर कर लिया है तो आपकी आधी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। आपने स्टाफ ही ऐसे हायर किए हैं कि वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्यूशन की बजाय आपकी प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो स्टाफिंग हायर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। घूस दे के आएंगे तो वो कल्प्रिट लोग ही हैं आएंगे। ठीक है ना, बैकडोर से लोग आएंगे, वो काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, वो नॉलेजेबल नहीं आएंगे। ठीक है, तो स्टाफ को किस तरीके से हायर करना चाहिए, किस तरीके से उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, किस तरीके से जो है उनका मेंटेनेंस होना चाहिए, तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी दोस्तों, स्टाफिंग के अंदर आएगी। नेक्स्ट D4 आता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब उनको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, उनका एक जो है वो गोल होना चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए। बिना डायरेक्शन के, बिना जो है वो लगाम के तो घोड़ा भी जो है वो बस में नहीं आता है। ठीक है, तो जैसे मान लो आपका गोल है कि मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे नोट सेट क्लियर करना है, मुझे ये चीज करनी है, मुझे इसी साल में ये करना है, तो आपका एक पर्टिकुलर जो है वो डायरेक्शन है। उसमें मोटिवेशन हम देते हैं। ठीक है, आपके गार्जियंस देते हैं, आपके माता पिता देते हैं, दोस्त लोग कुछ होते होंगे जो वो देते हैं। तो ये सारी चीजें यानी कि लीडिंग एंड मोटिवेटिंग पीपल्स, वो सारी चीजें करते हैं। नेक्स्ट आता है को आता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब अगर मान के चलिए कि हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर्स और नर्स का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, मैं कह रहा हूं कोई आउटकम नहीं निकल पाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स ने बता दिया लेकिन नर्सेज सही तरीके से काम नहीं करी है, या नर्सेज ने जो है वो सही तरीके से फॉलोअप नहीं किया, या लेब के साथ कोऑर्डिनेशन सही नहीं है। ठीक है, हमने आज सैंपल भेजे, सैंपल्स 2 दिन बाद आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा। ठीक है, तो उनके बीच में जितने भी हमारे पास में लोग अलग अलग एक्टिविटीज करें, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा तो बिल्कुल जो है वो सही तरीके से डायरेक्शन होगा। आपने एक इमेज देखी होगी, जैसे कोई जो है वो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, जैसे मैं कहूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे कोई चीज रखी हुई है, एक घोड़ा इसको इस तरफ खींच रहा है, एक घोड़ा इस तरफ खींच रहा है, एक घोड़ा इस तरफ खींच रहा है, एक घोड़ा इस तरफ खींच रहा है। ठीक है, तो ये किधर भी नहीं जाएगा, ये जो चीज है वो एक ही जगह मूव रहेगी। मान लो यहाँ पे रथ है, ठीक है, क्या है, या बैलगाड़ी है, और चारों बैल अलग अलग दिशाओं में है, तो ये बैलगाड़ी कहीं जाएगी नहीं जाएगी, एक जगह रहेगी। क्यों? क्योंकि सबका जो है वो डायरेक्शन गोल अलग अलग है। लेकिन इन चारों को अगर एक साइड में कर दे, पूरा रथ बन जाएगा। ठीक है, और बहुत तेज गति से जो है वो मूव करेंगे। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत जरूरी होता है। एंश्योरिंग हार्मोनी अमंग डिफरेंट एक्टिविटीज। नेक्स्ट R फॉर रिपोर्टिंग। जैसे हमारे पास में सब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है, उसका जो है वो एनुअल रिकॉर्ड बनता है, रिपोर्ट बनती है। ठीक है, जब आप गवर्नमेंट लग जाओगे तो आपके पास में देगा अपार आता है, इसको हम अपार बोलते हैं। ठीक है, अपार होता है एनुअल परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम आता है, एनुअल रिपोर्ट आता है, जिसमें हम पूरे साल के अंदर जो है हमारे पास में जो सुपीरियर
होता है वो हमें नंबर्स देता है, उसी के हिसाब से जो है वो परफॉर्मेंस आती है। आपने देखा होगा कि अगर आप कुछ गलती कर देते हो या कुछ जो है वो गलत काम कर देते हो तो आपका अपार खराब कर दिया जाता है। अपार इन द सेंस आपका रिकॉर्ड जो है वो खराब कर दिया जाता है। तो रिपोर्टिंग जो है वो जरूरी है। किस तरीके से परफॉर्मेंस होनी चाहिए, जो क्लाइंट सही तरीके से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से कर रहा है, उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो प्रोग्रेस और इंफॉर्मेशन की जो है वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और लास्ट, बजट। किसी भी काम को करने के लिए फाइनेंशियल तो जरूरी है, बिना पैसा तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल प्लानिंग होनी चाहिए, अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, पैसा तो आ रहा है लेकिन उसका भी जो हो प्रॉपर सब चीजों में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही डिपार्टमेंट में आपने उसको भेज दिया, जैसे पाकिस्तान वाला कर रहा है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अपने आर्मी वाले को जो है वो सपोर्ट करता, बाकी जनता भूखे मर रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी चीजों में, सभी डिपार्टमेंट में जो है वो पैसा सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आपने एक ही जगह पे लगा दिया तो भी आपके पास में जो है वो दैट इज कॉल्ड मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेटर की ये सही पावर नहीं है और आगे जो है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास में पोस्ट कॉर्प। ठीक है, पी फॉर प्लानिंग, O for organizing, S for staffing, D for directing, CO for coordinating, R for रिपोर्टिंग एंड B for बजटिंग। यहाँ पे CO दो आएगा तो O ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका है तो कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा जो है वो यहाँ करते हैं क्योंकि वो पोस्ट कोर को भी लिखते हैं, तो यहाँ तक तो ठीक है, POSD। ठीक है, और कॉर्प को जो है वो हम करते हैं तो ये जो हमारे पास में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अब इनको वन बाय वन करके जो है वो लेते हैं। ये देखो आप यहाँ पे, देन प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। वन बाय वन करके सबके बारे में जो हो डिटेल से लेंगे, देन उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच पोस्ट कोड एलिमेंट्स। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग में मोटा मोटी चीज मैंने बता दी थी। प्लानिंग में आएगा व्हाट शुड बी डन एंड हाउ, यानी कि क्या हमें करना है और कैसे करना है। हमें क्या करना है, हमें जो है वो आईसीयू तैयार करना है। ठीक है, या हमारे पास में प्लानिंग होगी कि हमें जो है वो 50 बेड का आईसीयू तैयार करना है। अब ये तो होगी हमारे पास में प्लानिंग कि हमें ये करना है, लेकिन कैसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमें चाहिए कि ऑलरेडी जो है वो पुराना अगर आईसीयू का स्टाफ है उससे हम चीजें पूछेंगे, कहाँ पे होना चाहिए, डॉक्टर एनेस्थेशिया से जो है वो राउंड लेंगे, देन उसके बाद सारी चीजें करेंगे। ठीक है, अभी जो हो मेरे को टीचर नहीं, अभी आप मुझे एक जो डायरेक्टर डील करो। ठीक है, तो वो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि हम जो हो एनेस्थेशिया को लेके जाएंगे, एनेस्थेटिक टीम को लेके जाएंगे, कहाँ पे जो है वो आईसीयू होना चाहिए, कैसे कनेक्टिविटी होनी चाहिए, उसके पास में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट कैसा होना चाहिए, किस तरीके से जो हो पेशेंट का आवागमन स्टेयर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आईसीयू आपने कोने में बना दिया, वहां पे पेशेंट पहुंचते पहुंचते ही मर जाएगा, तो ऐसी चीज नहीं है। ओटी के बिल्कुल सामने होना चाहिए, पास में होना चाहिए, ताकि अगर कोई क्लाइंट जो है वो सीरियस हो गया तो आप उसको वहीं पे शिफ्ट कर सके। ठीक है, तो प्लानिंग में आता है व्हाट शुड बी डन, क्या हमें करना है, और हाउ, कैसे करना है। ये आ गया हमारे पास में प्लानिंग में। ठीक है, तो इसके अंदर आता है इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, प्रीडिक्टिंग फ्यूचर नीड्स एंड चूजिंग अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, यानी कि इसके अंदर हमारे पास में जो ऑब्जेक्टिव है उनको हम लेते हैं, फ्यूचर में हमें क्या क्या नीड्स है वो सारी चीजें लेंगे। ठीक है, देन उसके बाद अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी, प्रॉपर अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जो है वो हम उसको चूज करेंगे। जैसे एग्जांपल की बात करें, क्रिएटिंग एक एनुअल प्लान फॉर इम्यूनाइजेशन इन ए कम्युनिटी, जैसे हमें प्लान करना है कि हम जो है वो इम्यूनाइजेशन करेंगे, एनुअली प्लान करेंगे कि कम्युनिटी में किस तरीके से जो है वो इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं। तो कहाँ पे इम्यूनाइजेशन सेंटर होना चाहिए, किस तरीके से हम करेंगे, वो आ गए हमारे पास में प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग की बात करें कि किस तरीके से हमारे पास में जो भी टास्क है या जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको किस तरीके से अरेंज करेंगे, वो आ गया हमारे पास में ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, यानी कि हाउ शुड टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अरेंज, जो भी हमारे पास में टास्क है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हम किस तरीके से अरेंज करेंगे। ठीक है, वो आ गया ऑर्गेनाइजिंग। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड वर्क्स, डेलीगेटेड ऑथोरिटी एंड अरेंज रिसोर्सेज, किसको क्या पावर देनी चाहिए, किसको क्या डिपार्टमेंट देना चाहिए। आपने देखा होगा कि अलग अलग होता है, कोई जो है वो स्टोर इंचार्ज होता है, कोई हाउस कीपिंग इंचार्ज होता है, कोई सिक्योरिटी इंचार्ज होता है, तो इस तरीके से जो है वो अलग अलग असाइन किया जाता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास में आपने देखा होगा कि किसी भी वार्ड को चलाने के लिए एक जो है वो सुपीरियर नर्स होता है, या किसी भी वार्ड को चलाने के लिए जो है वो एक इंचार्ज होता है। ठीक है, 4-5
वार्डों को देखने के लिए जो है वो एएनएस होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती है। तो एग्जाम्पल की जैसे असेसिंग नर्स टू डिफरेंट शिफ्ट टू ए हॉस्पिटल वार्ड, एक नर्स को असाइन किया जाता है जिसको हम सुपरवाइजर बोलते हैं, वो अलग अलग शिफ्ट में जो है वो वार्ड को असेस करती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास में ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या चीज आ गया दोस्तों, हु विल डू द वर्क, कौन कार्य करेगा, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन एक्सरे करेगा, ठीक है ना। लैब टेक्नीशियन जो है वो टेस्ट करेगा, नर्सिंग ऑफिसर जो है वो हमारे पास में मेडिसिन देगा, डॉक्टर जो है वो डायग्नोसिस करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो है वो हाउ विल डू द वर्क, ठीक है, किस तरीके से कौन कौन सा कैसे कैसे काम करेंगे वो सारी चीजें। देन उनके बाद में वो जो स्टाफ होता है उनका रिक्रूटमेंट किस तरीके से लेना है, ठीक है, किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, किसको जो है वो प्रमोट करना है, ये सारी चीजें जो है वो स्टाफिंग के अंदर आती है। इसके अंदर आता है इंक्लूड रिक्रूटिंग, यानी कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, ठीक है, किस तरीके से हम ट्रेनिंग कर देते हैं। देन उसके बाद रिटेनिंग एंड डेवलपिंग स्टाफ, स्टाफ को हम किस तरीके से जो है वो डेवलपमेंट करेंगे, वो सारी चीजें हम स्टाफिंग में लेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो दोस्तों रिक्रूटिंग स्टाफ नर्स प्रोवाइडिंग इन सर्विस एजुकेशन, जैसे आपने स्टाफ को जो है रिक्रूट कर लिया, अब हमें लगता है कि हमें स्पेशल नर्स चाहिए, तो उनको इन सर्विस एजुकेशन देके हम जो है वो उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें पीडियाट्रिक का चाहिए तो पीडियाट्रिक की जो है वो ट्रेनिंग करवा के उनको हम वार्ड खुलवा सकते हैं, ठीक है। ऑन्कोलॉजी की है तो ऑन्कोलॉजी का डिप्लोमा या ट्रेनिंग करवा के जो है उनसे हम काम में ले सकते हैं। तो वो चीज आ गई हमारे पास में दोस्तों स्टाफिंग, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब हो गया कि किस तरीके से उनको जो है वो गाइड करेंगे, ठीक है। बिना गाइडेंस के जो है वो आगे गोल को अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो हाउ टू गाइड एंड लीड स्टाफ, किस तरीके से स्टाफ को जो है वो गाइड करेंगे, किस तरीके से उनको जो है वो लीड करेंगे, ठीक है। तो इसमें आता है इन्वॉल्व सुपरविजन, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप, ठीक है। यानी कि उनका सुपरविजन करेंगे, देन उनके बीच में अच्छी तरीके से कम्युनिकेशन बनाएंगे कि आपको इस तरीके से नहीं इस तरीके से काम करोगे तो ये काम जल्दी आसानी से होगा, जल्दी तरीके से होगा, ठीक है। मोटिवेशन करेंगे, ठीक है, जब डिमोलाइज होता है तो उनको मोटिवेट करेंगे कि आपको इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना है, जिस तरीके से हम आपको करते हैं, ठीक है। कि सुपरविजन करते हैं, डेली आपके पास में टेस्ट होता है तो हम उसको सुपरवाइज करते हैं कि कौन बच्चा कहाँ पे जो है वो नंबर कम ला रहा है, ठीक है, और किस तरीके से जो है हम उसको सुपरवाइज करेंगे। देन नेक्स्ट उसके बाद कम्युनिकेशन, जिस बच्चे को डिमोटिवेशन होता है या बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम पे बोलते हैं कि सर मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये सब चीज़ें, तो जैसे हमें टाइम मिलता है देन हम उसको कांटेक्ट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद लीडरशिप कि आपको इस तरीके से ऐसे जो है असाइन करते हैं, जैसे मैंने बुलेट सीरीज के अंदर आपको बताया कि आपको इस तरीके से जो है वो नोट्स बनाने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई डायरेक्टिंग। एग्जाम्पल की बात करें, ए नर्स मैनेजर इंस्ट्रक्टिंग द टीम ड्यूरिंग ए मास कैजुअलिटी सिचुएशन, जैसे मान के चलिए कि ऑटो क्रैश हो गया या बस का जो है वो एक्सीडेंट हो गया, तो बस का एक्सीडेंट हो गया है तो जो नर्स मैनेजर है, जो हेड नर्स है, वो अगर मान लो किसी पेशेंट को ट्रीट करने लग जाएगी तो वो एक ही पेशेंट को ट्रीट कर पाएगी, उसके बजाय उसको ट्रीट नहीं करना चाहिए, उसको सब जितने भी नर्स है उसके नीचे काम करना उनको सबको इंस्ट्रक्शन देना चाहिए, तुम आईवी फ्लूइड लगाओ, तुम इस मैरिज को देखो, तुम यहाँ पे बैंडेज करो, तुम इस तरीके से देखो, जिस तरीके से आपने बीएलएस होता है, ठीक है, बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, या इसमें हम सीपीआर देते हैं, ठीक है। तो सीपीआर में भी जो है हमारे पास में एक नर्स मैनेजर होता है, ठीक है, अगर आपने देखा होगा तो वो सारी चीजें इंस्ट्रक्शन देता है, ठीक है, इमीडिएटली। आपने अगर सीपीआर ये चीजें क्या है तो एसीएलएस की अगर ट्रेनिंग की है, ठीक है, एसीएलएस की जो ट्रेनिंग की गई है, एसीएलएस की क्लास भी हम जो है वो यहाँ पे लेंगे। तो एसीएलएस की जब ट्रेनिंग की गई है, एडवांस कार्डियोवास्कुलर लाइफ सपोर्ट, ठीक है, उसमें हमारे पास में क्या होता है कि एक हेड नर्स होती है, वो इंस्ट्रक्शन देती है, तुम आईवी कैनुलेशन करो, तुम जो है वो हमारे पास में सीपीआर दो, तुम डीफेब तैयार करो, तुम जो है वो ये करो, सारी चीजों का इंस्ट्रक्शन जो है वो देती है, ठीक है। और हेड नर्स का ये काम होता है, अगर वो खुद काम करने लग जाएगा तो बाकी चीजें नहीं जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और लेते हैं कि जो जैसे शादी हो रही है, शादी के अंदर कहते हैं ना कि जो दूल्हे का बाप या लड़की का जो बाप है अगर वही छोटे मोटे काम करने लगेगा तो बाकी चीजें कौन देखेगा, ठीक है। तो उसका तो काम मेन होता है सब चीजों को सुपरविजन करना, ठीक है, सबको इंस्ट्रक्शन जो है वो देना। तो जैसे नर्स मैनेजर जो है वो इंस्ट्रक्शन कर रही है टीम ड्यूरिंग मास कैजुअलिटी सिचुएशन, जैसे बस का एक्सीडेंट हो गया, मास कैजुअलिटी आ गया, कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे डिजास्टर आ गया, तो उस कंडीशन में नर्स सुपरविजन किस तरीके से लीड करती है वो होता है डायरेक्टिंग। नेक्स्ट आ गया कोऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग मतलब हर चीज को जो है वो साथ लेके चलना है, ठीक है।
सब चीज़ों को अगर साथ लेके चलोगे, सब चीज़ों से जो है वो स्मूथली काम होगा, कोऑर्डिनेशन सही होगा, तो सारी चीज़ें जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चलेगी। ठीक है, हाउ टू एंश्योर एवरीथिंग रन स्मूथली। ठीक है, हम एंश्योर करेंगे कि सारी चीज़ जो है वो बहुत अच्छे तरीके से चले। इसके लिए जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन हर के बीच में, जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर्स नर्स का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, लैब टेक्नीशियन का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो उसके बाद आपको पता है कि रिपोर्ट ही टाइम पे नहीं आएगी। डॉक्टर्स ने एडवाइस कर दिया, नर्स ने सही तरीके से नहीं दिया, तो वो सारी चीज़ें, तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है उतना ही आगे चीज़ बनती है। जैसे फैमिली के अंदर भी जो है वो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी होता है। जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही फैमिली जो है वो आगे ग्रो करेगी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपस में कट कट के जो है वो मर जाएंगे, किसी का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो प्रॉपर जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यानी कि एंश्योर हार्मोनी एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट एंड एक्टिविटी। ठीक है, जितने भी हमारे पास में डिपार्टमेंट है उन सब के बीच में जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कोऑर्डिनेशन बिटवीन डॉक्टर्स, नर्सेज एंड लैब टेक्नीशियन फॉर पेशेंट केयर। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि अगर कोऑर्डिनेशन होगा, इमीडिएटली वो चीज़ें होगी, इंप्लीमेंट होगी, अच्छे तरीके से होगा। कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, आपने सैंपल भेजा, लेब वालों ने सैंपल का जो है वो रिपोर्ट नहीं दी तो आप ट्रीटमेंट कैसे करोगे। तो वो सब चीज़ों के बीच में कोऑर्डिनेशन जो है बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। जो भी आप काम कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, और उसको जो है वो सिस्टमेटिकली अरेंज होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद पूरी प्रॉपर जो है वो रिपोर्टिंग होनी चाहिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड एंड हाउ। कौन सी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको हम शेयर कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो भी कार्य करता है उसकी रिपोर्टिंग होती है, स्टाफ काम करता है उसकी रिपोर्टिंग होती है, पेशेंट जो होता है उसकी रिपोर्टिंग होती है, देन उसके बाद सेंसस होता है उसकी रिपोर्टिंग होती है, कितने आईपीडीआई कितने ओपीडीआई उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो सब चीज़ों की जो है वो रिपोर्टिंग होती है, यानी कि कीपिंग हायर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन थ्रू रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। यानी कि जितने भी हमारे पास में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है उसका रिकॉर्ड्स के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा या कम्युनिकेशन के द्वारा किस तरीके से हम जो है वो मेंटेन कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें, सबमिटिंग डेली सेंसस रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट। आपको पता है कि रोज जो है वो डेली सेंसस जाता है। सेंसस कब जाता है ये भी ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों, सेंसस जाता है हमारे पास में 12 AM, यानी कि मिड रात्रि को। ठीक है, रात्रि को जो है मिड नाइट जो है वो सेंसस बनता है 12 बजे। हर रात को 12 बजे जो है वो सेंसस बनता है पूरे दिन का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है वो एग्जाम में पूछा गया है, सेंसस जो है वो कब बनता है, 12 बजे बनता है। ठीक है, तो डेली सेंसस बनता है, देन उसके बाद वो सुपरिटेंडेंट को सबमिट होता है, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट को, कि कितने मरीज आए, कितने गए, कम हुए, ज्यादा हुए, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर जो है वो रिपोर्टिंग है। लास्ट आ गया, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। तो दोस्तों आपको पता है कि बिना बजट के कोई भी काम नहीं हो सकता। बजट तो जो है वो जरूरी है। हाउ टू मैनेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, इसमें हमारे पास में टास्क है कि ठीक है चलो बजट तो चाहिए, लेकिन बजट आ गया, ठीक है, मान के चलिए कि पूरा जो है वो आपके पास में 1 करोड़ रुपए आ गया। ठीक है, अब उस 1 करोड़, हालांकि 1 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं होता, मैं सिर्फ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। अब उस 1 करोड़ को आप कैसे कैसे मैनेज करोगे। ठीक है, 20 लाख हाउस कीपिंग में दोगे, देन डिपार्टमेंट में आप 40 लाख दोगे, 10 लाख जो है वो आप जो है वो लैब डिपार्टमेंट को दोगे। तो इस तरीके से अलग अलग जो है वो मैनेज करना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो है वो सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू नीड जो है उसको मैनेज करना है। और प्रॉपर जो है बजटिंग होगा तो इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छा आएगा। जैसे इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग, बजट प्रिपरेशन एंड कॉस्ट कंट्रोल। किस तरीके से कर सकते हैं, एग्जांपल की बात करें तो प्रिपेयरिंग ए ईयरली बजट फॉर ए नर्सिंग स्कूल और ए हेल्थ हेल्थ सेंटर। ठीक है, हेल्थ सेंटर किस तरीके से एम बीच में डेवलप हो गया, हेल्थ सेंटर में, यानी कि हेल्थ सेंटर किस तरीके से डेवलप करना है, या नर्सिंग स्कूल किस तरीके से, ईयरली बजट क्या होगा, किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम जो है वो लेंगे। तो ये हमारे पास में आ गया दोस्तों, दैट इज कॉल्ड बजटिंग। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास में टोटल पोस्ट कोड के बारे में जो है वो लिटिल बिट इंफॉर्मेशन। अब फटाफट जो है वो इसको हम समराइज करते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पोस्ट कोर्प जो है वो हमारे पास में नर्सिंग एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट में किस तरीके से जो है वर्क करता है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों, वन बाय वन करके चलते हैं कि नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरीके से हेल्प करता है ये पोस्ट कोर्प मैनेजमेंट। तो सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, जैसे कि हमारे पास में प्लानिंग फॉर डिजास्टर
प्रिपेयर्डनेस, ठीक है, कोई भी डिजास्टर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है, सीरियस मरीज आ जाएगा तो हमको किस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है, कैजुअलिटी वाले इस तरीके से मरीज आ जाएंगे तो हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग मतलब स्ट्रेचिंग ड्यूटी इन आईसीयू, ठीक है, किस तरीके से आईसीयू में कौन किस तरीके से ड्यूटी करेगा, कहाँ पे आईसीयू सेटअप होना चाहिए, वो सारी चीजें। स्टाफिंग मतलब रिक्रूटिंग नर्सिंग एंड एड्स, ठीक है, कौन से स्टाफ, एक्सपीरियंस स्टाफ को हमें लेना है, मान के चलिए कि हमें 5 स्टाफ लेना है, तो 5 स्टाफ में हम किस तरीके से जो है वो कौन कौन से एक्सपर्ट स्टाफ को लेते हैं, वो सारी चीजें। नेक्स्ट आता है डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग मतलब सुपरवाइजिंग नर्सिंग पर्सनल, सॉरी। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो भी हमारे पास में सीनियर नर्स होता है वो जूनियर नर्स को डायरेक्शन देता है कि इस तरीके से आपको इस तरीके से कार्य करना है, कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आती है तो आपको इस तरीके से मैनेज करना है, वो सारी डायरेक्शन दी जाती है। कोऑर्डिनेशन, ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग विद डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन, लैब वालों के साथ, ईसीजी टेक्नीशियन के साथ, एक्सरे टेक्नीशियन के साथ, ये सब चीज़ों में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। रिपोर्टिंग, मेंटेन पेशेंट रिपोर्ट्स, आपने देखा होगा नर्सिंग नोट्स लिखते हैं, देन उसके बाद रिपोर्ट बुक आती है, ठीक है, जो बच्चे हॉस्पिटल में काम किए हुए हैं उनको सब चीज़ें पता होगी किस तरीके से रिपोर्ट बुक आती है, किस तरीके से हैंड ओवर बुक आती है, किस तरीके से इन्वेंटरी बुक आती है, ये सब चीज़ें रिपोर्टिंग होती है। और लास्ट आता है बजटिंग, बजटिंग मतलब जो भी हमारे पास में बजट आए उसको हम किस तरीके से जो हो मैनेज कर सकते हैं और अलग अलग इक्विपमेंट्स के लिए। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में हेल्थ केयर मैनेजमेंट में नर्स पोर्ट स्कोप का रोल। नेक्स्ट आता है हमारे पास में इंपॉर्टेंस ऑफ पोर्ट स्कोप। पोर्ट स्कोप की क्या इंपॉर्टेंस है? तो दोस्तों आपको पता ही है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी मैनेजमेंट है उसको चलाने के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए जो है वो ये मस्ट होता है। अब वन बाय वन करके लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंस है पोस्ट स्कोप की। पहला इंपॉर्टेंस है प्रोवाइड ए सिस्टमिक स्ट्रक्चर फॉर ए मैनेजमेंट। किसी भी चीज को मैनेजमेंट करने के लिए एक पर्टिकुलर जो है वो स्ट्रक्चर ये प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर सिस्टेमिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना कि ये जो है बेसिकली हमारे पास में सिस्टेमिक स्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करता है किसी भी चीज को मैनेजमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, एंश्योर एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो भी एफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी होता है किसी भी कार्य के प्रति जो जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना, यानी कि कोई भी कार्य के प्रति खुद जो जिम्मेदार होता है उसको बोलते हैं अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। तो एफिशिएंसी एंड अकाउंटेबिलिटी के लिए भी जो है वो पोस्ट कोड जरूरी है। नेक्स्ट, फैसिलिटीज क्लियर रोल एंड फंक्शन फॉर एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, यानी कि फैसिलिटी क्लियर रोल, पर्टिकुलर क्या रोल है, क्या फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, वो सारी चीजें पोस्ट कोड प्रोवाइड करवाता है। एंड यूजफुल इन बोथ गवर्नमेंट एंड हेल्थ केयर सिस्टम। जो भी हेल्थ केयर सिस्टम है या गवर्नमेंट सेक्टर है उसमें जो है वो क्लियर और यूजफुल इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करवाता है। क्लियर है? तो ये हमारे पास में इंपॉर्टेंस है पोस्ट कोड के। कुल मिला के आपको ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट स्किल है या जो हेल्थ केयर है उसमें हमारे पास में पोस्ट कोड का बहुत अच्छा रोल होता है। ये काफी चीजों में जो है वो हेल्प करता है। क्लियर है? अब लास्ट आ जाता है हमारे पास में, ठीक है, सेकंड लास्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड निमोनिक्स टू रिमाइंडर पोस्ट कोड। पोस्ट कोड को कैसे जो है वो आप रिमाइंड कर सकते हो। हालांकि अगर ये याद रखोगे तो ठीक है, नहीं रखोगे तो भी आपको पोस्ट कोड से याद रखोगे। मैंने कोई निमोनिक्स याद नहीं रखा, मैं आपको सीधी सी तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। पोर्ट स्कोप का जो है वो निमोनिक्स याद करने की जरूरत नहीं है, ये ज्यादा अच्छा है। पोर्ट स्कोप बस सिंपली याद रखना है, ठीक है। पोर्ट्स कोर्ब, ये लो, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कम से कम 1000 बार तो मैंने रिपीट कर दिया होगा। 1000 बार तो नहीं, मतलब काफी बार जो हो रिपीट कर दिया है। फिर भी अगर आपको नहीं याद रहे तो आप याद रखना, प्लीज ऑर्गेनाइज स्टाफ ड्यूटीज केयरफुली, रिपोर्ट बजट, ठीक है, ये चीज है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये चीजें है, बाकी आप याद रख सकते हो। प्लीज ऑर्गेनाइज स्टाफ ड्यूटी, आप जो है वो स्टाफ ड्यूटी को अरेंज करो, केयरफुली अरेंज करो एंड रिपोर्ट करो, बजट करो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ गई, ये पोस्ट कोड की निमोनिक्स है। मैं फिर भी ये कहूंगा कि आप पोस्ट कोड से याद रखोगे तो ज्यादा इजी, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में समरी। समरी लेते हैं, देन उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ते हैं। समरी टेबल में हम आते हैं, यानी कि ये जो हमारे पास में प्लानिंग के क्यू क्वेश्चन क्या आते हैं, ठीक है ना। समरी टेबल है, पूरा समरी अभी हमें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर लेंगे। समरी टेबल के अंदर आ गया प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आपका क्या था, व्हाट टू डू, ठीक है, क्या करना है, ठीक है, व्हाट टू डू, क्या हम करने जाएंगे या क्या हमें करना है, वो चीजें आ गई। प्लानिंग से ये चीजें आ रही। ऑर्गेनाइजेशन में होता है हाउ टू डू इट, यानी कि इसको हम कैसे करें, ठीक है। हमने प्लानिंग कर लिया
कि हमें, जैसे आपको सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ, आप ही के ऊपर ले लेता हूँ। आपको सिलेक्शन लेना है जॉब के अंदर जो हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो हो वो सिलेक्शन लेना है, गवर्नमेंट जॉब आपको चाहिए। तो उसके अंदर आ गया पोस्ट कोड, पोस्ट ऑफ प्लानिंग मतलब व्हाट टू डू, क्या करना है, सिलेक्शन लेना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज, हाउ टू डू इट, कैसे करना है, नोट्स पढ़ने हैं, एमसीक्यू सोल्व करना है, कितने घंटे पढ़ना है, वो सारी चीजें। देन उसके बाद स्टाफिंग, हु विल टू डू, कौन करेगा काम। तो ये तो दोस्तों मैनेजमेंट के अंदर है, उसमें तो वो काम करेंगे, बाकी लोग हैं, ठीक है, उनका किस तरीके से करेंगे, लेकिन आपके सिलेक्शन में तो आप ही को जो है वो करना है। नेक्स्ट डायरेक्टिंग, हाउ टू गेट इट डन, यानी कि इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसे प्राप्त कर सकेंगे, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंसी एंड हार्ड वर्किंग, इससे जो है वो आप इसको अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट कोऑर्डिनेटिंग, मतलब इट इज एवरीवन इज सिंक्रोनाइज, ठीक है। तो दोस्तों बिल्कुल कोऑर्डिनेशन का मतलब एक दूसरे से कोऑर्डिनेशन, जैसे हमारे पास में आपका कोऑर्डिनेशन है, आपका जो है वो लाइब्रेरी वाले के साथ कोऑर्डिनेशन है, आपका नोट्स दोस्त वालों के साथ कोऑर्डिनेशन है, आपको चाहिए कि ये नोट्स मुझे चाहिए, वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो सारी चीजें। रिपोर्टिंग, आपके एमसीक्यू या आपका रिपोर्ट कार्ड, ठीक है, आप कोई भी एमसीक्यू सोल्व करते हो या आप पेपर देते हो, देन उसके बाद व्हाट इज प्रोग्रेस, आपकी प्रोग्रेस क्या है, कितने नंबर से रहे, ये बॉर्डर लाइन पे रहे, किस तरीके से है, वो सारी चीजें रिपोर्टिंग। और लास्ट बजटिंग, डू वी हैव द फंड्स, हमारे पास में है कोचिंग के लिए फंड है, कोई बात नहीं, ये हमारे लिए काम की चीज नहीं है, ठीक है, फंड्स नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास में टीएनसी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया, तो ये सारे जो है वो क्यू क्वेश्चन है। अब फटाफट जो है हम इसका कंक्लूजन ले लेते हैं, देन इसके बाद इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। तो कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों ऑलरेडी हमने जो है वो सारी चीज पढ़ ली है कि पोस्ट कोड जो है वो हमारे पास में एलिमेंट्स होते हैं, जो कि हम रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैनेजर या एडमिनिस्ट्रेशन की क्या चीज़ होती है उसको प्रोवाइड करवाते हैं। किसी भी चीज़ को गोल ओरिएंटेड को या उस चीज़ को अचीव करने के लिए अच्छे तरीके से रिसोर्सेज को यूटिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो पोस्ट कोड इज ए क्लासिकल एंड प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क टू अंडरस्टैंडिंग द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि जो पोस्ट कोड है वो एक प्रैक्टिकल और क्लासिकल फ्रेमवर्क है जो कि हमें रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताता है, किसकी, मैनेजर की और एडमिनिस्ट्रेटर की। एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर की क्या रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका जो है वो एक बेसिकली फ्रेमवर्क हमें जो है वो बताता है, ठीक है। देन उसके बाद इन हेल्थ केयर इन नर्सिंग, it help to ensure that patient care is delivered effectively, resources are well utilized and team work in coordination, यानी कि नर्सिंग के अंदर ये किस तरीके से हेल्प करता है। तो ये जो है वो हमारे पास में हेल्थ केयर या नर्सिंग के अंदर किस तरीके से हेल्प करता है, ये हेल्प करता है बेसिकली पेशेंट केयर इज डिलीवर्ड, यानी कि पेशेंट को जो हम केयर दे रहे हैं वो इफेक्टिवली है या नहीं है, हम जो भी केयर दे रहे हैं वो इफेक्टिवली है या नहीं है, और जो रिसोर्सेज है उनका सही तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। जो भी रिसोर्सेज है, जैसे मान लो थर्मामीटर है, बीपी ऑपरेटर्स है, देन ऑक्सीजन सिलेंडर है, उनका अच्छे तरीके से यूज हो रहा है या नहीं हो रहा। और देन उसके बाद टीम वर्क जो है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है, फिजियोथेरेपी वाले के बीच में, टेक्नीशियन के बीच में, इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं है। तो ये सारी चीजें भी हम नर्सिंग के अंदर पोस्ट कोड जो है वो हेल्प करता है। क्लियर है। वैसे पोस्ट कोड जो है वो हमारे पास में मैनेजमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ जो है वो आज की क्लास हमारे पास में फिनिश होती है। आई होप जो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास थी समझ में आया होगा। इससे बाहर छोटी क्लास है नो डाउट, इससे बाहर एग्जाम में कोई भी जो है वो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपको एलिमेंट्स याद रखने हैं, एलिमेंट्स को मैंने विद एग्जाम्पल जो है वो समझाया है। क्लास कैसे लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसी के साथ आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, राम राम साहब।